student, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ डिफिसेंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप। डिफिसेंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, ये टॉपिक है। इस टॉपिक पर 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स के लिए। ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। एक पार्ट ये है, पार्ट 10 है ये। इसके बाद पार्ट 11 एंड 12 जो होंगे, इसे करेक्ट करने के मेजर्स तो ऐसा होता है कि ये पूछ लेता है कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, या डिफिसेंट डिमांड क्या होती है, या इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, और साथ में उसे पूछता है करेक्ट करने के मेजर्स क्या है। तो सीक्वेंस में पार्ट 10, 11 एंड 12 ये मिल करके एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स के लिए। और कभी कभी केवल 4 मार्क्स के लिए एक्सेस डिमांड ही पूछ लेता है, डिफिसेंट डिमांड ही पूछ लेता है। प्रीवियस में 2019 में उसने डायग्राम ही पूछ लिया था बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में डायग्राम गिवन था और फिर उसमें बताया गया था कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसे एक्सप्लेन करो और इसे कैसे करेक्ट करेंगे, ये चीज बताइए। इस टाइप से एक्सेस डिमांड एंड डिफिसेंट डिमांड ये इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑलमोस्ट इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं। तो चले हम सबसे पहले डिफिसेंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप को समझते हैं। डिफिसेंट डिमांड की डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। डिफिसेंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, इनके डेफिनेशन कई बार 1 मार्क्स में पूछी गई है, तो हम इसे समझ लेते हैं। डिफिसेंट डिमांड क्या होती है। डिफिसेंट डिमांड का मतलब होता है जब ईडी लेस देन एएस होगा। बस हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ईडी लेस देन एएस होगा तो हमारे पास जो डिमांड होगी वो डिफिसेंट डिमांड होगी या डिफ्लेशनरी सिचुएशन होगी। और अगर ईडी ग्रेटर देन एएस होगा तो हमारे पास एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप सिचुएशन होती है। तो डेफिनेशन के लिए बड़ा आसान है कि हम इतना ध्यान रखें कि डिफिसेंट डिमांड है। डिफिसेंट डिमांड का मतलब है ईडी लेस देन एएस, ईडी लेस देन एएस, ये डिफिसेंट डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिसेंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level in the economy। अगर 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिफिसेंट डिमांड और व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप, तो हम कहेंगे कि एडी लेस देन एएस corresponding to full employment level in the economy। जितना फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एडी होना चाहिए उतना जब नहीं होता है और इक्विलिब्रियम हो जाता है, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम होता है तो उसे हम डिफिसेंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप सिचुएशन समझते हैं। अब हमारे पास 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिफिसेंट डिमांड 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई। फिर डायग्राम बनाएंगे हम। कई बार कॉजेज पूछता है वो डिफिसेंट डिमांड के कॉजेज क्या है, कई बार डिफिसेंट डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेज पूछता है। इसमें क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन, डायग्राम, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, इतना पूछा जाता है। आइदर डेफिसिट डिमांड पूछ ले वो या एक्सेस डिमांड पूछ ले, लेकिन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए, ये डेफिनेशन हुई थी। मेजरमेंट ऑफ डिफिसेंट डिमांड, मेजरमेंट के लिए हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि डिफिसेंट डिमांड का डायग्राम कैसे बनेगा, इसे हम पहले समझ लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं डिफिसेंट डिमांड का। इसका जो डायग्राम बनेगा, उसे डायग्राम बनाते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसके जो
जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल होता है, दो डायग्राम में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक एक्सेस डिमांड का और एक डिफरेंट डिमांड का, क्योंकि इनका कहाँ पर इक्विलिब्रियम होना है, ट्रायंगल का फेस कहाँ पर खुलना है, इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए इसे बनाते समय बहुत आपको इत्मीनान से इस चीज को समझना है कि हम कैसे इसे करें। तो सबसे पहले ये है डिफरेंट डिमांड। डिफरेंट डिमांड डिफिसेंट डिमांड का हम अगर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम लोगों ने जब पहले यूनिट पढ़ रखी है, इसी यूनिट में हमने एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ रखा है। और इसका जो मैकेनिज्म है, जो वीडियो नंबर 8 एंड 9 वॉल्यूम जो हमने पहले आप लोग 8 वॉल्यूम जो था, 8 वॉल्यूम में हमने फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को किया था, एडी इक्वल्स टू एएस एंड एडी एस इक्वल्स टू आई अप्रोच की थी। तो यहाँ पर डिफिसेंट डिमांड हो रहा है, या हम डिफ्लेशनरी गैप भी कई बार क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, तो उसकी भी लगभग यही जैसी डेफिनेशन हो ही जाती है, और यही डायग्राम भी उसमें हम शो कर सकते हैं। अलग अलग भी बनता है, हम एक ही डायग्राम को ही इससे समझा सकते हैं। हमने जो प्रीवियसली फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जब एडी इक्वल्स टू एएस किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर ये एडी है, सॉरी एएस है, इसे हम वाई कहते हैं, एएस और वाई हम इसे कह रहे हैं। अब डिमांड डिफिसेंट हो रही है, डिमांड डिफिसेंट हो रही है, एडी 1 लिख लिया मैंने, और रिक्वायर्ड डिमांड जितनी है उसे हमने एडी 2 लिख लिया, एडी 2 लिख लिया। हमें अब ये एडी 1 जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है ये। और एडी 2 जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आप बहुत जगह देखेंगे, दोनों जगह पर यहाँ पर लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन न रहे, हम जब डायग्राम बनाए तो हम कंफ्यूज ना हो, हम केवल फुल एम्प्लॉयमेंट को ही मैच कर लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट से ही लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे को, क्योंकि हमें जब एक्सेस डिमांड बनाना वहां पर भी ऐसा ही होगा, और लेकिन उसका फेस अलग अलग जगह खुलता है ट्रायंगल का, तो ये चीज ध्यान में रखनी, इसी चीज को देखा जाता है, इसी से पूरा क्वेश्चन सही और गलत बनता है। ये हमने इसे मिला लिया, और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किस चीज का, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ये इक्विलिब्रियम लेवल है। ये जो गैप है इसी को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, इसी गैप को हम कह रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। ये जो गैप है, ये पूरा का पूरा गैप, इसके बीच में AD1 एंड AD2 के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप कह रहे हैं। और ये हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये AD1 जो है, अब हम इसे इलस्ट्रेट करते हैं डायग्राम को। AS वाई जो लाइन है वो एग्रीगेट सप्लाई को इंडिकेट करती है, और ये रेफरेंस लाइन हमने पहले भी इससे वीडियो में बता रखा, प्रीवियस वीडियो में, कि ये रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन ये 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ की जाती है। अब AD1 क्या है, AD1 है बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हमें इतनी डिमांड चाहिए थी, इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी में रिसोर्सेज इतने हैं,
लेकिन एक्सपेंडिचर इतना ही कर पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर इतना ही कर पा रहे हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम हो गया, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी नॉर्मल डाइट में चपाती लेता है, वेजिटेबल लेता है और पल्सेज लेता है। दाल ले रहा है, चपाती ले रहा है, या राइस ले रहा है, राइस चपाती में से कोई एक या दोनों चीज़ें, और पल्सेज ले रहा है कोई भी एक दाल और कोई एक वेजिटेबल, एक मिनिमम लेवल हो, इतना वो उसे मतलब एक नॉर्मल डाइट के लिए चाहिए, सपोज कर लीजिए। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है। अब वो चपाती तो वो बना पा रहा है, लेकिन उसके पास दाल और सब्जी दोनों नहीं है, न तो पल्सेज है और न ही उसके पास वेजिटेबल का पैसा है। तो अब पेट तो उसका भर ही रहा है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो हो ही रहा है, लेकिन इतना होना चाहिए था कि वो चपाती के साथ दाल और सब्जी भी ले ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो नमक में ही खा रहा है, उसके पास पैसा नहीं, वो नमक में ही खा रहा है। तो अब पेट तो उसका भर गया, जिंदा तो वो रह गया। ऐसे इकोनॉमी में भी है कि इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना खर्च, इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, AD2 तक हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट हम उनका जो कंजम्पशन कर पा रहे हैं वो AD1 तक ही कर पा रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कम ही खर्च कर पा रहे हैं। इकोनॉमी में है हम खर्च ज्यादा कर सकते हैं, जितने भी ये डेवलपिंग इकोनॉमी है या अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, या अगर कोविड पीरियड का क्वेश्चन बनता है इसमें कि कोविड पीरियड में डिमांड कैसी रही, तो कोविड से जो कोविड अभी पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक में डिमांड क्या होगी, डिफिसेंट डिमांड होगी। कोविड पीरियड में डिमांड जो होगी वो डिफिसेंट डिमांड होगी। लोगों के पास क्योंकि इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ड्यू टू लॉकडाउन खत्म हो रखा है। तो जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी तो उसका कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर भी कम होगा। अब वो केवल दाल चावल खा करके ही जिंदा रह रहा है, जबकि वो अगर काम करता तो दाल चावल के अलावा वो और चीजें भी खरीदता, बुक्स खरीदता, कपड़े खरीदता, शूज खरीदता और बहुत सारी चीजें खरीदता। तो इकोनॉमी में वो सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं, हो सकती हैं। कपड़ों की जरूरत है पहनने के लिए, लोगों के लिए गाड़ी में जाने की जरूरत है, बुक्स की जरूरत है, सब चीजों की जरूरत है, बट इनकम नहीं है लोगों के पास। तो वो केवल क्या कर रहा है, केवल वो फूड ग्रेन्स को ही खा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। ऐसी कंडीशन में कर हम इतना सकते थे लेकिन हो इतना ही रहा है, खर्च हम इतना कर सकते थे लेकिन रिसोर्सेज न होने के कारण, उन्हें यूटिलाइज न होने के कारण इतना ही हम खर्च कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। तो AD1 बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, और AD2 जो दिखा रहा है, AD2 दिखा रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो रिक्वायर्ड है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है ये जो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड इतना है, रिक्वायर्ड किसी भी इकोनॉमी को इतना है, लेकिन हो इतना ही रहा है। तो यही उसका इक्विलिब्रियम हो गया, चाहिए इतना था। तो ये जो गैप बना वो डिफिसेंट डिमांड है। मान लो मैंने इसे A लिख लिया और इस पॉइंट को B लिख लिया, A एंड B लिख लिया, तो डिफिसेंट डिमांड का जो गैप हो गया वो क्या हो गया, AB हो गया। AB, ये जो गैप है इसी को हम डिफिसेंट डिमांड बोल रहे हैं। यही डिफिसेंट डिमांड है, जो AD1 माइनस AD2, AD2 माइनस AD1, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू AB। ये AB ही हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप है, इसी को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी इसी चीज का नाम हो गया। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। ये इलस्ट्रेट भी हमने कर लिया, ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ये अभी आपको ये चीज तो समझा ही दी है। ये y था, ये 45 के एंगल पर हमने इसे ड्रॉ किया था, और ये y 45 डिग्री के एंगल पर हमने इसे ड्रॉ करा, इसे समझा दिया। ये AD2 है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, AD1 है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम।
और ये जो गैप है, जिस गैप की बात मैं अभी कर रहा था, ये डिफ्लेशनरी गैप है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम हो जाता है। अब हम इसी को अगर ये इलस्ट्रेट करते हैं तो वो मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या पॉइंट कौन सी चीज को क्या शो कर रहा है। और यहाँ पर एफ जी लिखा था, वहां पर मैं ए बी कह रहा था, कुछ भी पॉइंट हम लिख लें। तो ये हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जहां पर हो रहा है वो डिफरेंट डिमांड कहलाती है। अब कारण क्या होंगे डिफरेंट डिमांड के, कॉजेज क्या है? कॉजेज, डिमांड डिफरेंट हो रही है। और हमने जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की जब शुरुआत की थी, इस यूनिट की जब शुरुआत की थी, वहां पर हमने एडी पढ़ा था। एडी के कंपोनेंट आप लोगों को पता होंगे। एडी के कंपोनेंट, एडी के जो कंपोनेंट हैं वो 4 कंपोनेंट एडी के थे। एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सारी चीजें मिल करके एडी बन जाता है। ये प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में इस चीज को समझा रखा है। तो ये एडी के कंपोनेंट हैं। सी का मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन था ये, प्राइवेट कंजम्पशन। आई का मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जी का मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, सॉरी गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जी हो जाता है। सी का मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, आई का मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट, इंपोर्ट। तो ये होता है एडी। एडी का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर किया जाता है किसी इकोनॉमी में, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और एग्रीगेट डिमांड जो बनता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बनता है। अब हमारे पास कॉजेज ऑफ डिफरेंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी डिमांड का बहुत आसानी से हम इसी कंपोनेंट से, जो प्रीवियस में हमने कंपोनेंट पढ़े थे, उसी से कर लेंगे। अब सी हो रहा है तो अब डिफरेंट हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्राइवेट रिडक्शन ऑफ प्राइवेट, रिडक्शन हो जाएगा किस चीज में? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा रिडक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर थर्ड पॉइंट आएगा रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन एज वेल एज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ये सब रिड्यूस हो रहे हैं। एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सॉरी एक्सपोर्ट भी कम होगा और इंपोर्ट क्या हो जाएगा? इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ हमारे पास? सी रिड्यूस हुआ, आई रिड्यूस हुआ, जी ये भी कम हुआ, एक्स ये भी कम हुआ और एम ये ज्यादा हुआ। तो हमें कॉजेज याद हो गए, हमें सीधे सीधे कॉजेज याद हो गएंगे। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्राइवेट कंजम्पशन, रिडक्शन ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन, रिडक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज इंपोर्ट। इतनी चीजें हमारी कॉजेज हो जाएंगी डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप के, ये कारण हो जाएंगे। रिडक्शन ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन, सी रिडक्शन हो रहा है, आई भी रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्लाइन कर रहा है एक्सपोर्ट, राइज कर रहा है इंपोर्ट और टैक्स इंक्रीज हो जाएंगे। बस इतनी चीजें हैं, ये हमारा डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप के कॉजेज हो जाते हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे इसके? तो इसके परिणाम, एक तो जब हम डिफरेंट डिमांड की बात कर रहे हैं
तो इसके कॉजेज में अगर हमने बता दिया कि कॉज इसके सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, हमने ये समझ लिया। तो अब इससे क्या हो रहा है, पहला जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहा वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है, मींस जीडीपी कम हो रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं, स्टिग्नेटेड इकोनॉमी होगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन कम होगा। ये सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेज हो गई एडी की। एडी का अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बहुत सही, अगर हम इसका आज के सीक्वेंस में देखें तो कोविड है, कोविड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कोविड जो पेंडेमिक है उससे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप होगा, जो एक्चुअल है जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे कम पर ही हमें अपनी इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जा रही है, और इससे क्या होगा, लॉस होगा प्रॉफिट को, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा इकोनॉमी में, गेन नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारे पास डिफसेंट डिमांड। तो हमारे पास अगर डिफसेंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप पूछा जाता है तो 1 मार्क्स के लिए हम डेफिनेशन लिखेंगे, 1 मार्क्स के लिए डायग्राम एंड इलस्ट्रेट करेंगे उसके लिए, फिर 1 नंबर के लिए हम उसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज लिख लेंगे, 4 मार्क्स हमारी बन जाएगी। तो ये हमारे पास डिफसेंट डिमांड था। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सेस डिमांड। ये तो था डिफसेंट डिमांड, अब एक होता है एक्सेस डिमांड। मैंने आपको बोला इन दोनों में से कोई भी एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक्सेस डिमांड की बात कर रहा है, अब हम यहाँ पर बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि एक्सेस डिमांड क्या होता है। एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होगी जब एडी ग्रेटर देन एएस होगा, एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो वो कंडीशन जिसमें एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, उसे हम एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर जी एंड एस पर क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, जबकि फ्लो ऑफ इनकम एंड फ्लो ऑफ इनकम ए एस जो है वो कम है, ए एस कम है, रिसोर्सेज कम है और डिमांड ज्यादा है। जैसे कोविड वैक्सीन की है, कोविड वैक्सीन की डिमांड ज्यादा है बट उसके जो सप्लाई है वो लेस है, तो फ्लो कम है और डिमांड ज्यादा है। ऐसे ही इकोनॉमी में सभी चीजों की जब डिमांड ज्यादा हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए लोग ज्यादा तैयार हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो सप्लाई है वो कम है, उस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड के नाम से जानते हैं। तो एक्सेस डिमांड 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द सिचुएशन when aggregate demand is more than aggregate supply, AD greater than AS, corresponding to full employment level in the economy। full employment level of the economy में जब हमारे पास डिमांड ज्यादा हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई कम रहता है, तो उस सिचुएशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद की स्थिति है। ये एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा हो रहा है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड है, जहां पर जितने रिसोर्सेज हैं और जितना हमें जरूरत थी उससे ज्यादा हमें एग्रीगेट डिमांड हमारा हो जाता है, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाता है, एक्सेस डिमांड होता है। अब हम इसे कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हम डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने डिफरेंट डिमांड का बनाया, ऐसे ही हम एक्सेस डिमांड का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम ऑफ ये एक्सेस डिमांड का हम बना लेते हैं। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को हम क्या भी कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप, जो गैप बनेगा रिक्वायर्ड डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के बीच का, उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। फिर से यहाँ पर हमारा वही डायग्राम जो अभी हमने डिफरेंट डिमांड में बनाया था, उसी डायग्राम को बना लेंगे। अब हम ये y है,
ये y है, ये 45 के एंगल पर होता है, इसे हम AS कहते हैं। अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड AD, अब पहले हम लिख रहे थे डिफरेंट डिमांड में लिख रहे थे कि AD क्या है, कम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला था, तो AD1 जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बस इस डायग्राम को ध्यान में रखिए, दोनों डायग्राम को, नहीं तो ये गलत होगा तो सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ये पहली लाइन जो बनी वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड इससे ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड इससे ज्यादा है, AD2 हम इसे कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, या ओवर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं हम इसे, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ये AD2 है मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट और AD1 है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब पहले वाले में हमने यहाँ ड्रॉ किया था और यहाँ लिख लिया था अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लिख लिया था, यहाँ ड्रॉ किया था, तो वो तो डिफरेंट डिमांड था। एक्सेस डिमांड में हमने क्या किया, फुल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर हो रहा है वहीं पर तो हम इक्विलिब्रियम बताएंगे। इक्विलिब्रियम तो हमेशा कहाँ पर होता है, जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पर हो रहा है, ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट है। बट हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास डिमांड एक्सेस है, कितनी एक्सेस है, ये एक्सेस है हमारे पास, इसे हमने डॉट डॉट वो कर लिया, मिला लिया। यही जो गैप है, ये गैप इन्फ्लेशनरी गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप किसके बीच में, ये मैंने सपोज कर लीजिए ए लिख लिया और यहाँ पर बी लिख लिया, तो ए बी जो है वो इन्फ्लेशनरी गैप है, ए बी जो हमारे पास बन गया वो इन्फ्लेशनरी गैप बन गया हमारे पास, तो ये इन्फ्लेशन हो गया। अब देख लीजिए आप लोग, डायग्राम बड़ा माइनर सा चेंज है और पूरा डायग्राम चेंज हो जाता है, थोड़े के बहाने भी थोड़ा ही डायग्राम चेंज हो गया। अगर हमें गलती से हमने यहाँ मिला लिया तो ये तो डिफ्लेशनरी गैप डिफरेंट डिमांड हो जाएगा और हम बना रहे हैं एक्सेस डिमांड को। तो ये ध्यान रहे कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट जहां पर हो रहा है उसी लाइन को ड्रॉ करें, अंडर और ओवर एम्प्लॉयमेंट वाली लाइन को कभी भी ड्रॉ न करें। जब हम एक्स एक्सेस पर इसे मिला रहे हैं, जिस लाइन को डायरेक्ट, जिस लाइन को स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर ही ड्रॉ करें। पहले वाले में यहाँ हो रहा था डिफरेंट डिमांड में, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट था तो यहाँ हमने ड्रॉ किया था। अब वाले जो एक्सेस डिमांड है इसमें AD1 ही फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तो हमने यहाँ पर AD1 को ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया और जो AD1 और AD2 के बीच में जो गैप है उस गैप को हमने इन्फ्लेशनरी गैप कह दिया। यही हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। तो आई थिंक ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम ढंग से आप समझ लें, जहां पर भी हमें यही ध्यान रखना है, डिफरेंट बुक में यहाँ पर दोनों जगह ड्रॉ किया रहता है और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। हमें केवल और केवल इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट, जिस लाइन पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ASED जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन से जहां पर भी टेंजेंट कर रहा है, उसी लाइन को हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें तो हमारा डायग्राम बिल्कुल सही रहेगा और कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। अब है एक्सेस डिमांड के कॉजेज क्या होंगे, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, क्या कारण है, एक्सेस डिमांड के कॉज क्या है। जैसे हमने इसे साथ साथ यहाँ से भी हम समझ जाते हैं, हमने ये डेफिनेशन समझ ली। ये हमारे पास एक्सेस डिमांड का डायग्राम है जिसे अभी हमने बता दिया। ये AD फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल बता रहा है, AD फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल बता रहा है। इसी चीज को अभी मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है। और ये यहाँ पर भी अगर हम इसे देखें तो ये AS लाइन है, इसे हमने Y लाइन भी कह दिया। ये AD ऑफ रेफरेंस लाइन है, ये AD1 है, ये मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट है। AD ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, AD1 हमने इसे लिखा था, AD2 इसे लिखा था और यहाँ पर हमने इसे मिला लिया। AD
1 को हमने मिला लिया, एफ एंड एम यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसे हमने डॉट डॉट करके मिला लिया, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड हो जाता है। तो इन चीज़ों को ED1 जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ED2 जो है वो ओवर एम्प्लॉयमेंट है, और ये जो गैप है E एंड F के बीच में ये इन्फ्लेशनरी गैप है, YAS लाइन है, और इसे हमने रेफरेंस लाइन भी एज पर कीन्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक्सेस डिमांड हो जाता है। अब एक्सेस डिमांड के कारण क्या है? अभी जैसे हमने कहा था डिफरेंट डिमांड में, ऐसे ही हम यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि इसके कॉजेज क्या होंगे। कॉजेज क्या होंगे फिर से? अब एक्सेस हो रही डिमांड, तो एडी के कंपोनेंट क्या है? एडी के कंपोनेंट है, अभी आपको डिस्कस किया था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमारे पास कंपोनेंट है। सी क्या था? प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन। आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये इंपोर्ट हो जाएगा। ये अभी हमने डिफरेंट डिमांड में भी समझा था। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, और अब हम इसे कॉजेज समझते हैं कि क्या कारण थे इसके। तो क्या आ गया कॉजेज? सॉरी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। डिमांड क्या हो रही है? एक्सेस डिमांड हो रही है, एक्सेस डिमांड है, या इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कह रहे हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। और ये कॉजेज हैं, ये कॉजेज हैं। अब इन पर क्या लिखेंगे हम? सी क्या हो रहा होगा? प्राइवेट कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा होगा। आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंट डिमांड में डिक्रीज हो रहे थे, इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक में इंक्रीज हो रहे हैं, एक में डिक्रीज हो रहे हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो रहे होंगे? इंक्रीज हो रहे होंगे। एक्सेस है डिमांड। एक्स एक्सपोर्ट जो है, अब एक्सपोर्ट फिर से यहाँ पर, वहां पर हम कह रहे थे कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है। और इंपोर्ट जो होगा, एम जो होगा, वो कम हो रहा होगा। तो एम कम हो रहा है, ये हमारे पास कॉजेज हो जाते हैं। कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, ये इसी ढंग से हम इसे समझ लेते हैं। तो ये क्या हो गया? इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट एंड टैक्स ऑल्सो हायर। यहाँ पर ये चीजें हमने देख लेनी है। इन सब चीजों के बेस पर हम इसे लिख सकते हैं कि टैक्स को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा हायर करने के लिए, जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। लेकिन हम अगर हम खाली इतना भी लिखते हैं तो हमारे लिए काफी है। सी आई, सी इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है, जी इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, एम डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास कॉजेज हो जाते हैं एक्सेस डिमांड के। अब हमारे पास आ जाता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? तो इन्फ्लेशनरी गैप होंगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन प्राइस विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, केवल प्राइस बढ़ रही है, बेहताशा कीमतों में वृद्धि होना। इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन प्रोडक्ट, इंक्रीज इन प्राइस विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप सिचुएशन आ जाती है। जब इन्फ्लेशनरी गैप होगा, प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशनरी गैप हो रहा है।
जीडीपी जो होगी वो स्टैटिक हो जाएगी, जीडीपी रुक जाएगी, कोई जीडीपी में ग्रोथ नहीं होगा, जीडीपी बढ़नी बंद हो जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंसेज है, इन्फ्लेशन हो रहा है, जीडीपी का ग्रोथ स्टैटिक हो जा रहा है, रुक जा रहा है, और इससे वेज और जो प्राइस स्पाइरल हो रहा है, मजदूरी भी बढ़ रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो मजदूरी भी बढ़ेगी, वेजेज भी बढ़ेंगे, प्राइस भी बढ़ेगा, जीडीपी स्टैटिक रह जाएगा और इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। तो ये एक्सेस डिमांड है। अब इसका जो सेकंड पार्ट जो एग्जाम में कोई पूछता है, एक्सेस डिमांड डिफ्लेशनरी गैप के कारण क्या है, और 6 मार्क्स में अगर पूछ लेता है तो उसे करेक्ट करने के, एक्सेस डिमांड डिफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर्स क्या हैं, उनको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए जो हमारा वॉल्यूम 11 एंड 12 होगा उसे आपको देखना है। वॉल्यूम 11 एंड 12, तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूरा हो जाएगा। थैंक यू